हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो है क्लास नंबर जो है 2 स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट नंबर जो है पार्ट ए, यूनिट नंबर 2T है ना, सॉरी यूनिट नंबर 3T, जिसमें हमारा लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, BIS के बारे में जो है हमने देखा था। BIS की जो स्थापना की बात करें तो स्थापना तो हुई थी 8 अप्रैल 1987 को जो है अब स्थापना हो जाती है BIS की। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अभी इसमें जो है हम आगे की प्रक्रिया में हम बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो कौन होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अध्यक्ष की बात करें तो विश्व का जो अध्यक्ष होता है, जो विश्व का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है। जो मिनिस्टर होता है, जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, किसका सेंट्रल मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, विश्व का अध्यक्ष होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज़ के बारे में जो है हम लिखेंगे। तो अध्यक्ष की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं केंद्रीय मंत्री। अब केंद्रीय मंत्री किस चीज़ का, केंद्रीय मंत्री जो है किस चीज़ का, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामलों उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण यानी कि जो है क्या कहेंगे हम इसके, डियर स्टूडेंट, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार से जो है अध्यक्ष की यदि बात करें तो अध्यक्ष इस टाइम मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल। यदि आपसे कोई पूछ ले कि मंत्री कौन है तो ये आपको बताना है पीयूष गोयल जो है, पीयूष गोयल है ना। तो आपके विश्व के अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो याद रखना है पीयूष गोयल होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें, यदि आपके पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष देखो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। अध्यक्ष को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रेसिडेंट कहते हैं। और उपाध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो उपाध्यक्ष की यदि बात करें तो विश्व का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है। देखो इसके जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के, एक तो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, 2 स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो उपाध्यक्ष कौन होंगे, इसके स्टेट मिनिस्टर। और स्टेट मिनिस्टर कितने हैं, 2 हैं। और 2 स्टेट मिनिस्टर कौन है, सबसे पहला है श्री अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है, एक तो ये हैं। और दूसरे जो हैं, दूसरे स्टेट मिनिस्टर की यदि बात करें तो जो हैं साध्वी निरंजना देवी। तो याद रखें कौन है, साध्वी निरंजना देवी। तो आप इस चीज़ को लिखिए। BIS का जो केंद्रीय मंत्री, जो BIS का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय मंत्री होता है। इसका उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण का। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये आप इस चीज़ को लिखिए आप जल्दी से, ठीक है। चलो लिख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो पूछी जाती है, चलिए फिर उसके बाद जो है DG, आपसे पूछा जाए डायरेक्टर जनरल, कि इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है। तो याद रखना है प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी, ठीक है। प्रमोद कुमार तिवारी जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं, किसके भाई, BIS के। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है बात करें मुख्यालय की, कि मुख्यालय क्या है इसका, और मुख्यालय है नई दिल्ली, है ना। इसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी हैं। मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा विश्व के बारे में यदि बात करें तो BIS एक तरह से देखा जाए तो एक कॉरपोरेट की तरह कार्य करता है, क्योंकि एक ब्यूरो कॉरपोरेट है, एक बहुत बड़ा एक नेता है।
जिसमें आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय जो मिनिस्टर होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष जो है आप देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो वाइस, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ब्यूरो कॉर्पोरेट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि BIS एक ब्यूरो कॉर्पोरेट निकाय है ना। ब्यूरो कॉर्पोरेट जो है एक निकाय है जिसमें 25 केंद्र और राज्य सरकारों का, जिसमें 25 केंद्र और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सदस्य होते हैं, या जिसमें हम ये कह सकते हैं जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं, है ना, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाए तो BIS जो एक ब्यूरो कॉर्पोरेट है उसमें कितने सदस्य की पूरी टीम होती है, केंद्र और राज्य सरकारों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनकी कितने की टीम होती है, तो याद रखना है उसमें 25 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके संसद सदस्य भी हो सकते हैं, जिसमें आपके औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए, जिसमें आपके कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, अनुसंधान संगठन हो सकता है, कोई व्यावसायिक निकाय का प्रतिनिधि, बड़े बड़े उद्योगपति कोई हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण का मंत्री जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है। उपभोक्ता मामलों इसका जो हम कह सकते हैं उपाध्यक्ष जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं ये पूरा हम कह सकते हैं कि 25 सदस्यों की जो है टीम होती है। कितने सदस्यों की? 25 सदस्यों की टीम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है, इस चीज़ को आप लिखिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और थोड़ा सा जो है जानकारी जो है लेते हैं, जानकारी ग्रहण करते हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखो हुआ क्या था आपको पता है, तो विस का जो है एक एक्ट आया था, एक तो आया था विस एक्ट 1986, ठीक है, विस एक्ट जो है 1986, और एक जो है BIS एक्ट जो है, एक्ट मतलब अधिनियम होता है, और ये है 2016, क्योंकि 2016 में आया था, 2016। तो हम जो है मेनली जो पढ़ेंगे वो विस एक्ट जो है 2016 के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई अधिनियम की बात करें, BIS के अधिनियम की बात करें, एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम। भाई एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम। और कोई भी अधिनियम जो होता है वो सबसे पहले, कोई भी अधिनियम बनने से पहले जो पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है? संसद में बिल आता है। पहली प्रोसेस क्या होती है? संसद में बिल आता है या संसद में बिल पारित होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, जो राष्ट्रपति, किसी भी उस पर राष्ट्रपति की सहमति होती है, ठीक। उसके बाद जो है इसका जो हम कह सकते हैं, उसके बाद जब सहमति होती है तब ये क्या कहलाता है? एक्ट कहलाता है। समझ रहे हो? यानी कि कोई भी जो एक्ट है, कोई भी अधिनियम कैसे बनता है कि संसद में जो है बिल आता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की सहमति बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो संसद में जो बिल आया या बिल पास हुआ था, तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 2015 में क्या हुआ? बिल पास हुआ, बिल पास हुआ, ठीक है। 2015 में बिल पास हुआ, और 21 मार्च, है ना, याद रखें 2000 जो है 15 में जो है क्या हुआ? बिल जो है, और राष्ट्रपति जी की जो सहमति जो बनी थी वो कब बनी थी? 21 मार्च 2016। और जिस टाइम, जिस वर्ष जो है राष्ट्रपति जी की एसेंट मिल जाती है, जिस टाइम सहमति मिल जाती है, वही जो डेट होती है वही विस एक्ट की डेट होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो विस एक्ट है वो 2016 इसलिए कहलाया क्योंकि राष्ट्रपति जी की सहमति मिली थी किस पर? बिल पर। फिर ये क्या बना? एक्ट बना, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एक्ट जो है, एक्ट कहलाया
ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इसमें एट और डेट रखनी है, ठीक है, कि भाई विस एक्ट जो है बन गया 12 अक्टूबर 2016 से। यह हम लिख सकते हैं यह एक्ट 12 अक्टूबर 2017 से लागू हुआ। क्योंकि जब कोई बिल बनता है तो हर चीज़, उसकी रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ बनती है। तो क्या हुआ, बिल संसद में कब आया, 2015 में आया। राष्ट्रपति जी की सहमति जब मिल ली, 21 मार्च जो है 2016 को मिल चुकी है सहमति। फिर साथ में जो है ये एक्ट जो है 12 अक्टूबर 2017 से जो है क्या हुआ है, लागू हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, BIS के बारे में। चलिए ये नोट डाउन करो, फिर आगे जो है हम इस चीज़ के बारे में और पढ़ेंगे कि BIS में क्या है। चलिए नोट डाउन करो आप जल्दी से। अब देखो अब होता क्या है, थोड़ा सा और देखते हैं। जब कोई जो एक्ट बनता है तो उसमें क्वेश्चन आता है हमेशा, विस एक्ट 2016 क्या कहलाएगा, 2016 सबसे पहला क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपके FSSI से क्वेश्चन आया था कि कितने सेक्शंस थे, कितने चैप्टर थे, ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विस में जो है चैप्टर कितने होते हैं, अध्याय। विस एक्ट 2016 में कितने अध्याय हैं, कुल अध्याय बराबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कुल अध्याय कितने हैं, या हम कह सकते हैं चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने हैं, यदि आपसे कोई पूछा जाए इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 5 हैं। और इसमें जो है अब प्रत्येक चैप्टर में कुछ ना कुछ सेक्शंस होते हैं, तो टोटल पांचों के चैप्टरों के जो सेक्शंस हैं उनको मिला के कितने सेक्शंस हो जाते हैं, या हम जिनको धारा भी कह देते हैं और सेक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। तो वो हैं इसमें 43। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि विस एक्ट 2016 में कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं, कितनी धाराएं हैं, 43 धाराएं हैं। अब जैसे यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो पहले चैप्टर का है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक है। और इंग्लिश में यदि इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिलिमिनरी। क्लियर है भाई यहाँ तक, ये हो गया। पहला चैप्टर क्या है, प्रारंभिक है, जिसमें डेफिनेशंस के बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है भारतीय मानक ब्यूरो। ये क्या है, दूसरा चैप्टर है। यदि आपसे पूछा जाए कि विस अधिनियम 2016 के अध्याय नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 का नाम बताइए, तो आपको बताना है भारतीय मानक ब्यूरो रहेगा। फिर तीसरा जो चैप्टर है इसका क्या नाम है, इस चैप्टर का क्या नाम रहेगा, भारतीय मानक प्रमाणीकरण। तीसरा चैप्टर है भारतीय मानक का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। भारतीय मानक प्रमाणीकरण को इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफिकेशन एवं अनुज्ञप्ति। क्या है, हिंदी, देखो शुद्ध हिंदी है, अनुज्ञप्ति को कहते हैं लाइसेंस। ये क्या है, चैप्टर नंबर जो है 3 का नाम है। फिर उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 4। क्या है, चैप्टर नंबर 4 क्या है, वित्त बोले तो क्या है, अकाउंट, ठीक है। वित्त बोले तो क्या है, नहीं ये तो लेखा होगा, अकाउंट, ये तो वित्त का मतलब होगा फाइनेंस, है ना, वित्त का मतलब होगा फाइनेंस, वित्त। फिर उसके बाद जो है लेखा मतलब जो है क्या हो जाएगा तुम्हारे, ये हो जाएगा अकाउंट। लेखा का मतलब होता है अकाउंट। और जो है फाइनेंस, अकाउंट और ऑडिट का मतलब होता है समपरीक्षा और समपरीक्षा, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, ऑडिट। तो ये चैप्टर आपके नाम से जो है इस ऐसे पूछे जा सकते हैं। और 8 है अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 है मिसलिनियस। मतलब प्रकीर्ण जो है प्रकीर्ण उपबंध। देखो शुद्ध हिंदी है,
है ना, शुद्ध हिंदी है। मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी बता देता हूँ, मिसलेनियस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि विस एक्ट में कितने अध्याय हैं? 5 हैं। पहला अध्याय का नाम क्या है? प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक है। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो है। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? जो है भारतीय मानक प्रमाणीकरण अनुज्ञप्ति है। चौथे का क्या है? वित्त लेखा और संपरीक्षा है ना। चौथे का क्या है? वित्त लेखा और संपरीक्षा है। और 5वें का क्या है? प्रतीक उपबंध जो है मिसलेनियस है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन करो आप। चलिए फिर और देखेंगे और क्या है। अब देखिए एक और जो है, ये आपने नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब लास्ट जो है एक जो है BIS होल मार्किंग है ना, हॉल मार्किंग है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हॉल मार्किंग किसको दी जाती है? सोने चांदी और शिल्पित रेतियों को हॉल मार्किंग दी जाती है। तो हॉल मार्किंग किसकी दी जाती है? सोना, चांदी एवं शिल्प शिल्पित रतियों को हॉल मार्किंग। भाई ये तो मार्किंग, ये क्या है भाई? ये सर्टिफिकेशन है, सीधी सी बात है। ये प्रमाण पत्र, जैसे आप कभी सोना चांदी खरीदने गए हो तो वहाँ लिखा होता है हॉलमार्क का सोना है, कहते हैं वो भाई ये तो हॉलमार्क का है। हॉलमार्क का इज ए सर्टिफिकेशन, एक प्रमाणीकरण है, एक स्टैंडर्ड को हम दर्शाता है। स्टैंडर्ड को दर्शाता है कौन? हॉलमार्क। कौन देता है हॉलमार्क को? विस देता है। कौन देता है? विस देता है ना। तो हम ये एक थोड़ा सा एक लाइन में लिख सकते हैं कि उपभोक्ताओं को, इसमें लिख सकते हैं उपभोक्ताओं को सोने के आभूषणों की, उपभोक्ताओं को सोने के आभूषणों की, है ना, उपभोक्ताओं को सोने के आभूषणों की शुद्धता, अथवा उत्कृष्टता का तृतीय पक्ष का आश्वासन होता है ना। कोई तृतीय पक्ष होता है कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ, तुम ये ले लो, मैं गारंटी लेता हूँ। आप जैसे आप क्या है उपभोक्ता हुए, वो सामने वाला जो है कोई बेचने वाला हुआ है ना, तो कहते हैं ना अरे ले टेंशन मत ले, ये जो है बेस्ट है। तो ये क्या है, इसी प्रकार से BIS जो है एक होल मार्क का देता है सोने चांदी के आभूषण पर। वो ये कहता है कि मैं एक तृतीय पक्ष के तौर पर आश्वासन देता हूँ कि ये सोना या आभूषण, जो सोने के आभूषण है, वो हम कह सकते हैं कि जो कहा गया है उसी के तहत हैं, एक स्टैंडर्ड के तहत हैं वो, है ना। ये चीज़ का आश्वासन कौन देता है? BIS देता है। तो ध्यान रखें, उत्कृष्टता का तृतीय पक्ष का आश्वासन देने के लिए BIS ने अप्रैल 2000 में सोने के आभूषणों की होल मार्किंग आरंभ की, है ना, होल मार्किंग आरंभ की। अगर आपसे पूछा जाए कि सोने के आभूषणों की होल मार्किंग कब प्रारंभ हुई? अप्रैल 2000 में, ये ध्यान रखें, अप्रैल 2000 में। जबकि जो चांदी के आभूषणों की और शिल्पित रतियों की यदि बात करें, किसकी बात करें? चांदी के आभूषण
एवं शिल्प कृतियों, है ना, चांदी के आभूषण एवं शिल्प कृतियों की हॉलमार्किंग योजना कि भाई पहले तो सोने के आभूषणों पर था कि भाई, है ना, हॉलमार्क का, फिर उसके बाद जो है चांदी के और शिल्प कृतियों पर भी हॉलमार्क का योजना अक्टूबर 2005 में कब की गई थी भाई? अक्टूबर 2005 में प्रारंभ की गई। साथ ही साथ नोट डाउन कर लें आप। तो याद रखना है कि सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग कब? अप्रैल 2000 में। और चांदी के आभूषणों और शिल्प कृतियों की हॉलमार्किंग कब प्रारंभ की गई? अक्टूबर 2005 में जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है भाई। तो हॉलमार्क का टेस्ट जो है दिया जाता है किसके लिए? जो है सोने चांदी के आभूषणों के लिए दिया जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो यहाँ तक आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। फिर आगे जो है दूसरा पढ़ते हैं भाई, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया भाई? ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। इसके बारे में जो है क्या है, हाँ, प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। केंद्रीय जो है उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के जो हम कह सकते हैं पीयूष गोयल हैं केंद्रीय मंत्री, वो इसके अध्यक्ष हैं BIS के। वाइस प्रेसिडेंट स्टेट्स मिनिस्टर जो रहते हैं वो हैं। DG कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और BIS में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। BIS का जो वेस एक्ट 2016 वो संसद में कब आया था? 2015 में आया था। उस पर सहमति 21 मार्च जो है 2016 को मिली है। और ये एक्ट जो है 12 अक्टूबर 2017 से जो है लागू हुआ। वेस एक्ट की बात कर रहे हैं तो टोटल अध्याय कितने हैं? 5 हैं। चैप्टर कितने, सेक्शंस कितने हैं? 43 सेक्शंस हैं। और हॉलमार्किंग की बात करें तो सोने चांदी के आभूषणों पर दी जाती है। सोने के आभूषणों की बात करें तो सोने पर जो है हॉलमार्किंग योजना जो है अप्रैल 2000 से, चांदी के आभूषणों पर अक्टूबर 2005 से जो है प्रारंभ की गई थी। क्लियर भाई यहाँ तक? तो यहाँ तक इस चीज़ को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। चलिए चलें भाई आगे बढ़ें। हाँ, अब देखिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये है दूसरा ICMR। याद रखें किसकी बात करेंगे? ICMR की बात करेंगे। ICMR की यदि बात करें तो ICMR की जो है सबसे पहला पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म। तो हम इसकी जो फुल फॉर्म है उसको लिख लेते हैं, है ना। है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, साथ ही साथ आप नोट डाउन करें भाई, सीधी सी बात है। जो ये एक मेडिकल रिसर्च है। मेडिकल रिसर्च मतलब जो है ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल, एक बार लिख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, या अगर हम इसको लिखना चाहें तो भारतीय आयुर्विज्ञान, हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? भारतीय आयुर्विज्ञान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। और भाई सीधी सी बात है, मेडिकल रिसर्च है मतलब जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दवाइयों का वितरण हो, कोई भी मेडिसिन हो, वो सब ICMR के अंतर्गत आती है ना। संतुलित आहार, आपने देखा होगा कि ICMR अपने आप में खाने के लिए भी रिकमेंडेशन करता है कि भाई सब्जी कितना जो है, फल कितने खाने चाहिए,
सब्जी कितनी खानी चाहिए, फल 120 ग्राम, सब्जी 300 ग्राम जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को खाने चाहिए। तो आईसीएमआर रिकमेंड करता है। न्यूट्रिशन जो डाइट है उसको भी आईसीएमआर, अभी जैसे कोविड की जो कोविड आया था 2020 में, तो उसमें जो मेडिसिन जो बनाई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो 1951 में उसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी। उसके द्वारा जो है कोविड जो वायरस है उसको आइसोलेट किया गया, और कहीं ना कहीं वैक्सीन बनाने में भी आईसीएमआर का बहुत बड़ा योगदान है इंस्टीट्यूशन का। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें से जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करेंगे। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर, इसकी स्थापना 15 नवंबर 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन 15 नवंबर 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आईसीएमआर का नाम क्या था, तो आईसीएमआर का नाम जो था वो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन जो है, ये जो है नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईसीएमआर का क्या नाम था भाई, है ना। अब इसकी जो स्थापना करने वाले, जो इसको जो इरफा की जो स्थापना की थी वो किन्होंने की थी? हार्डकोर्ट बटलर ने की थी। इसके बारे में पहले आप इसको लिखिए, फिर आगे जो है मैं आपको लिखाता हूं, लिखिए इसको। चलिए लिख लिया। अब स्थापना का जो है श्रेय ऐसा लिख सकते हो, स्थापना का श्रेय, यानी कि इसका जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? इसकी जो स्थापना है हार्डकोर्ट जो है बटलर साहब हैं, इनके द्वारा इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की जो स्थापना है वो की गई थी। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीएमआर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है लाडलो? नई दिल्ली में जो है आईसीएमआर का जो है मुख्यालय है। लिखिए इसको, नई दिल्ली में आईसीएमआर का मुख्यालय है, ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए फिर दूसरा अगली लाइन में हम लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल। आपसे पूछा जाए कि आईसीएमआर जो है डायरेक्टर जनरल, अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीएमआर के पहले दूसरे थे लेकिन अभी हो चुके हैं डॉक्टर राजीव बहल। क्या हो चुके हैं? डॉक्टर राजीव बहल। ये आपको ध्यान रखना है, कौन है? राजीव बहल जो हैं इसके डीजी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और राजीव बहल जी जो हैं वो सेक्रेटरी और हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च हैं उसके भी सेक्रेटरी हैं। तो हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई राजीव जो बहल हैं वो कौन है? देखो, एक तो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं आईसीएमआर के, एक हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के जो हैं सेक्रेटरी कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजीव बहल जो हैं वो हम कह सकते हैं इसके सेक्रेटरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए इस चीज़ को,
आप जो है जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब आपको पता हो तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि आईसीएमआर कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आईसीएमआर है ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है भाई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आईसीएमआर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर जो है मंत्रालय है, उसके अंतर्गत जो है आईसीएमआर आता है। और यदि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके मिनिस्टर कौन है, यदि आपसे इसके जो है मिनिस्टर पूछ लिए जाएं तो मनसुख मंडाविया, है ना, कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं हेल्थ ये मिनिस्टर हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो हैं मिनिस्टर हैं। चलिए, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो है कुछ जो है संस्थान हैं, उनकी जो है हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया भाई। अब देखो 1911 में क्या हुआ, 1911 में जो है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की जो स्थापना है वो की गई थी, किसके द्वारा, हार्डकोट बटलर के द्वारा। फिर बाद में जो है इसका नामकरण कब हुआ था, 1949 के आसपास जो है इनका नामकरण हुआ था। क्लियर भाई यहाँ तक। तो इस चीज़ को जो है एक बार देख लेते हैं, क्या चीज़ और है इसमें, जो है क्या रह गया है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ इसके बारे में जो है आईसीएमआर के बारे में जो है और थोड़ी सी जो है डिटेल जान लेते हैं। एक तो यह जो विभाग है, जैसे मैंने बात की आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मतलब है एक तरह से हम देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा विभाग, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, इसके अंतर्गत भी कौन सा भाई, स्वास्थ्य सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, है ना, ये ध्यान रखना है, DHS, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। चलिए और देख लेते हैं। और यदि बात करें तो जैसे आईसीएमआर का एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया की मेजबानी करता है ना। इस बहुत सारी चीज़ें वैसे देखा जाए तो आईसीएमआर के बारे में इसकी टाइमलाइन एक तो बहुत बड़ी है, तो कुछ जो चुनिंदा चीज़ें हैं उनके बारे में ही हम बात कर लेते हैं। आईसीएमआर ने क्या है कि जब स्थापना हुई थी उसके बाद 1919 में स्वदेशी दवाइयों पर अपना शोध शुरू किया था। ये जरूर हम लिख सकते हैं कि भाई आईसीएमआर की जो है 1911 में क्या हुई, स्थापना हो जाती है, ठीक। और फिर 1919 में इन्होंने आईसीएमआर के द्वारा और क्या कार्य स्टार्ट किए थे, स्वदेशी दवाइयों पर अपना शोध शुरू किया। स्वदेशी, पहले विदेश से आती थी, स्वदेशी दवाइयों पर अपना शोध यानी कि रिसर्च, शोध करना शुरू किया। यह आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या किया, शोध करना जो है इन्होंने शुरू किया, ठीक है। और क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या है कि 1937 में, और देखो धीरे धीरे टाइमलाइन की बात करें तो 1937 में भी आईसीएमआर ने जो है देश में पहली बार, क्या है, देश में पहली बार भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य और संतोषजनक आहार की योजना प्रकाशित की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीएमआर ने 1937 में ये चीज़ें बताई कि एक इंसान को कितना अंडे खाने चाहिए,
कितना सब्जी खाने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं कब बताई गई थी, 1937 में। तो अब लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आईसीएमआर के बारे में कि 1937 की टाइमलाइन है। आईसीएमआर ने देश में पहली बार भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों कि भैया कि कौन सा आपको खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन कितना अमाउंट में खाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में देश में पहली बार भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक न्यूट्रिटिव वैल्यू मूल्यों और संतोषजनक आहार की योजना प्रकाशित की। और संतोषजनक आहार की योजना प्रकाशित की। ठीक है, है ना। ये बात हो रही 1937 में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ की जो है हुआ था। और भी चीज़ें हैं, जैसे रिसर्च को, इस मेडिकल साइंस में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप की भी शुरुआत की गई थी 1941 में, है ना। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, है ना। जैसे एक और चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई और आईसीएमआर ने क्या किया 1949 में, कब की बात है भाई, टाइमलाइन में थोड़ा और बढ़ें तो आईसीएमआर ने फाइलेरिया नियंत्रण के लिए फाइलेरिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। ये भी हम लिख सकते हैं कि भाई फाइलेरिया जो बीमारी होती है उसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है ना। इसके अलावा और जैसे टाइमलाइन में बढ़े, इन्होंने जो है बाकायदा जो टीबी की जो राष्ट्रव्यापी जो बीमारी थी उसका सर्वेक्षण जो है 1955 में जो है आईसीएमआर ने कराया कि कितने लोगों को समस्या है टीबी की। कब कराया गया भाई, 1955 में कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीएमआर ने दुनिया भर में प्रसिद्ध तपेदिक के घरेलू उपचार को बनाया। जो घरेलू नानी दादी के नुस्खे आपने पढ़े होंगे, उन नुस्खों को भी इन्होंने जो है आईसीएमआर ने 1959 में यूज किया। और उसी पर जो टीबी उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि टीबी के घर जो है आधारित उपचार में सफलता का प्रदर्शन किया, सफलता हासिल की आईसीएमआर ने। टीबी के उपचार में जो है दुनिया भर में हासिल की थी, 1959 की बात है, इंटरनेशनली लेवल पर। ठीक है, ये भी आईसीएमआर का कमाल है। इसके अलावा बात करें तो 1980 में जो है मानव हेपेटाइटिस ई की खोज की थी, ये भी इसकी टाइमलाइन में जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई आईसीएमआर ने 1980 में मानव हेपेटाइटिस ई की खोज की। सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखो इसको भाई, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ है, 2019 में जो मलेरिया के उन्मूलन के लिए मेरा नामक एक पहल शुरू की, एक योजना, एक नामकरण किया गया था मेरा, समझ रहे हो। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये आप पहले ये लिखो आप, फिर और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लिखो आप इसके बारे में पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए लिख लिया आपने। लिख लिया, चलो। और क्या बताया मैंने भाई, 2019 में क्या हुआ,
आईसीएमआर ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए, आईसीएमआर ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए मेरा नामक एक पहल शुरू की। मेरा नामक एक पहल या योजना की शुरू की। ये भी इसकी टाइमलाइन में आता है। इसके अलावा आरटीपीसीआर या एलिसा को 2019 में जो है हम कह सकते हैं 2019 में और क्या हुआ, सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। किसका भाई? आरटीपीसीआर। ये ध्यान, इसकी टाइमलाइन में लिखा हुआ टेबल में वो बता रहा हूं, इसकी टाइमलाइन में है ना। जब आप इसकी वेबसाइट देखोगे आईसीएमआर की, उसकी वेबसाइट से डेटा लिया गया है, को विकसित किया। ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे और बात करें, कुछ और जैसे नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट डाल के। और जैसे राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान, इससे रिलेटेड इसके बहुत सारे अनुसंधान हैं। जितने भी मेडिकल के अनुसंधान है वो सब आईसीएमआर के अंतर्गत आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान है ना, एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में है, यह आप बता देना। इसके अलावा और यदि आपसे पूछा जाए मरुस्थलीय बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान एरिड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे कोई पूछ ले अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, देखो जब मरुस्थल की बात होगी तो राजस्थान आएगा, और राजस्थान में यदि बात करें तो क्या है? जोधपुर है। क्या है मेरे लाडलो? जोधपुर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन कीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए लिखो इसको और देख लेते हैं। इसको आप जल्दी से लिखिए और देखते हैं क्या है, ठीक है। हो गया, और देख लेते हैं। अब देखो आपको पता है तो जो वायरस से रिलेटेड कोई भी जैसे बीमारी हो जाती है तो बाकायदा उसका हम कह सकते हैं कि जो है वैक्सीन वगैरह बनाना, हर चीज़ की रिसर्च करना, ये जो सारे कार्य हैं वो किए जाते हैं। है ना, तो उसके लिए भी क्या है देखो, और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये तो टाइमलाइन में छूट गया था, 1918 में भी था एक चीज कि 1918 में क्या था, 1918 में क्या हुआ था, जो एक जो है राष्ट्रीय, पहले इसका नामकरण बाद में चेंज हो गया था, उस टाइम बेरी है ना, एक पाश्चर जो है संस्थान खोला गया था, है ना, बेरी इंक्वायरी इस टाइम जो है स्टार्ट की गई थी। बेरी इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ कि एक इंक्वायरी प्रोग्राम, इंक्वायरी, ये आपको ध्यान रखना है कि 1918 में बेरी इंक्वायरी अंडर किसके अंडर? सर रॉबर्ट MC कॉरिशन इज सेटअप, है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि 1918 में क्या हुआ था, 1918 में बाकायदा जो सर रॉबर्ट जो है ना,
सर रॉबर्ट जो है MC टॉरिसन ने जो है एक हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंक्वायरी जो है हम कह सकते हैं कि उसका एक सेटअप जो है डिजाइन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कब डिजाइन किया गया था? 1918 में। कब किया गया था? 1918 में जो है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो सेटअप था ये तमिलनाडु या इधर किया गया था। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर ये जो ये सेटअप था, बाद में इस सेटअप को जो है इसका जो नामकरण है वो अभी नाउ जो है हम ये कह सकते हैं नाउ नॉन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो ये सेटअप लगाया गया था और उसी को जो है ये कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और जो अभी एट प्रेजेंट में कहाँ पर सिचुएटेड है? हैदराबाद में। कहाँ पर है भाई? हैदराबाद में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय ICMR का, यदि आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले? ICMR का राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान यदि आपसे पूर्व पूछ ले तो आपको बताना है कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना भी तब से ही मानी जाएगी जब वेरी वेरी इंक्वायरी जो है रॉबर्ट MC टॉरिसन ने जब वेरी वेरी इंक्वायरी एक सेटअप किया था, है ना। जो इसके वेरी वेरी जांच की जो इकाई थी, यहाँ पर क्या होता था? जो है वेरी वेरी जो डिजीज होती है उसकी जांच की जाती थी, है ना। ये ध्यान रखना है। और इसी को शॉर्ट में हम क्या कहते थे? NIN कहते थे, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी तो 1918 बताना है। आपसे पूछा जाए कि ICMR के अंतर्गत जो है वेरी वेरी इंक्वायरी का जो सेटअप है या वेरी वेरी की जो जांच जो शुरुआत में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी वो सर रॉबर्ट जो है MC टॉरिसन ने जो है प्रारंभ की गई थी। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? ये आपको पूछा जाए तो याद रखना है हैदराबाद में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो चलिए इसको आप चीज़ को लिखिए आप जल्दी से। फिर उसके बाद और देख लें, लिख लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिर 1951, मैंने शायद उसको 52 बता दिया था, जबकि 1951 की बात है। वायरस रिसर्च सेंटर, है ना, वायरस रिसर्च सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि विषाणु, हिंदी में क्या कहेंगे? विषाणु अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में। कहाँ पर की गई थी भाई? पुणे में की गई थी। कहाँ पर? पुणे में। और अभी इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। याद रखें, इसका जो नाम है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को और आप लिखो जल्दी से कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है क्या नहीं है। चलिए इन चीज़ों को लिखो आप। और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं ICMR के बारे में कि जब आपको पता है जब कोरोना आया था, कोरोना 2020 जो है 20 में आया था, तो कोरोना के लिए हम कह सकते हैं कि एक तो कोविड-19 जो है पेंडेमिक बीमारी, इन्होंने बताया, ICMR ने बताया कि कोरोना जो कोविड-19 है वो एक पेंडेमिक, एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़े भूभाग में। पेंडेमिक का मतलब है बहुत बड़े भूभाग में फैलने वाली जो है बीमारी, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये चीज़ 2020 में ICMR ने बताई। और उसके बाद जो है ये कोविड-19 का जो वायरस है उसको भी आइसोलेटेड किया था। वायरस आइसोलेटेड। यदि आपसे पूछे कि वायरस को आइसोलेटेड जो है कब किया गया था? 2020 में जो है कोविड-19 के जो वायरस है उसको आइसोलेटेड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात है NIN की,
NIBT, NIB मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे द्वारा, टिस्टे द्वारा इसको आइसोलेट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए भाई, और आपसे पूछा जाए कि जब जो वायरस है, वायरस का कौन सी प्रजाति, वायरस की जो एक नामकरण होता है, हर वायरस का एक नामकरण होता है, तो जब ये कोविड आया था तब इसको एक फर्स्टली रिपोर्टेड जो किया गया था वो कौन सा था, वो भी आप लिखें SARS-CoV-2। ये जो है कोरोना का जो हम कह सकते हैं जो एक प्रजाति या एक स्पीसीज या हम कह सकते हैं इसका जेनर जो है, एक स्ट्रेन जो थी वो सबसे पहले जो आइसोलेटेड, ये वाली जो स्ट्रेन है ये कोरोना की, कोरोना स्ट्रेन हम कह सकते हैं, स्ट्रेन ये फर्स्टली जो है आइसोलेटेड की थी, फर्स्ट रिपोर्टेड है ना, रिसर्च में पाया कि भाई ये स्ट्रेन जो है। क्लियर है। तो ये ICMR के बारे में था, थोड़ा सा चीज़ें जो हैं ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ICMR के बारे में। चलिए, है ना। और एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर हमने एक और चीज़ लिखी थी, डायरेक्टर जनरल जो है यहाँ पर लिखा, आप चाहो तो एक और लिख सकते हो डिप्टी डायरेक्टर जनरल, है ना, ये यहाँ पर जो है लिख सकते हो आप कहीं भी, है ना, कि इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल, है ना, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो श्री आर रामा कृष्ण। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके बारे में है। और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, एक और इंस्टीट्यूट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। एक और, है ना, एक और इंस्टीट्यूट है, इसमें और इम्पोर्टेंट की बात करें तो 2010 में एक इंस्टीट्यूट है, उसको लिख सकते हैं नेशनल, वो ICMR के इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ या इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, इन एनवायरमेंट, इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 2010 में खोला गया था। और कहाँ पर खोला गया था भाई? भोपाल में। भोपाल कहाँ पड़ता है? MP में। क्लियर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। ऐसे बहुत हैं। अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो ICMR के अंतर्गत अथाह इंस्टीट्यूट है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसके अंतर्गत यदि बात करें तो लगभग 27 संस्थान क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है ना। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लगभग इतने हैं। नोट ICMR के अंतर्गत, ICMR के अंतर्गत 27 संस्थान क्षेत्रीय या हम कह सकते हैं क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र हैं। मतलब 27 जो हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ICMR के अंतर्गत। 27 तो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च का कार्य करने वाले। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है आपको। लिखो इसको, लिख लिया आपने, है ना। और क्या है भाई ICMR के बारे में? ये देखो ICMR की बात करें तो स्थापना जो है, अच्छा 19, इसका नाम ICMR पड़ा, ये भी नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। 1949 में इसका नाम ICMR रखा। ये लो, क्या देखते थे, लिखो इसको, है ना। लिखो जल्दी से, लिखो।
ठीक है। ICMR के बारे में जितना पूछा जा सकता है उतना मैंने बता दिया, और कोई चीज़ है तो बाइट आधा मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्वेश्चंस में आपका कवर अप हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, है ना। क्योंकि देखो थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी बनानी पड़ती है भाई, क्या पूछा जाता है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या लिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है इंस्टीट्यूट में। तो इसलिए हो सकता है कोई पॉइंट छूटा हो तो छूटा हो, नहीं तो बाकी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में अभी 2 इंस्टीट्यूट आपके हो चुके हैं, BIS और ICMR। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।